हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट जीव विज्ञान चैप्टर समन्वय और नियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसमें टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें मेरुरज्जु निकलता है तो मेरुरज्जु हमारे शरीर के पीछे एक रीढ़ का हड्डी होती है जिसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। इस मेरुदंड के अंदर 31 जोड़ी नस पाए जाते हैं। इसी नस को हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। ये मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे एक भाग होती है जिसे हम लोग मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। उस मेडुला ऑब्लांगाटा से ये निकलती है जिसे हम लोग मेडुला भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेडुला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी कि यहाँ पर हम लोग को खोजना है कि ऐच्छिक क्रिया कौन है। इसमें ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है वैसी क्रियाएं जो हम अपने से नियंत्रित कर सकते हैं, वैसी क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वमन अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। लार आना अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हृदय का धड़कना भी एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है वैसी क्रियाएं जो हम अपने से नियंत्रित नहीं कर सकते, वैसी क्रिया को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इस स्थिति में चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रकार का ऐच्छिक क्रिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य जो खाली स्थान होती है उसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। यह सिनेप्स एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर जो एक न्यूरॉन को दूसरे के साथ जोड़ती है उसी जगह को बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिनेप्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है, इसमें मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मानव में वृद्धि और चतुराई का जो केंद्र होती है उसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेरिब्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें जो कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क यहाँ पर उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो अगर इसमें देखें तो इसमें से तीनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो कह रहा है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क इसका हिस्सा है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होती है वह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होती है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो कह रहा है, इसमें निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे नाक, कान, त्वचा, जीभ, आंख, वहां पर कुछ ग्राही पाई जाती है जिसे हम लोग संवेदी ग्राही कहते हैं। ये बाहरी आभासों को ग्रहण करती है, ग्रहण करके मस्तिष्क पास पहुंचाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कान के पास संवेदी ग्राही होती है, आंख के पास भी होती है, नाक के पास भी होती है, दिमाग के पास नहीं होती है। यहाँ पर त्वचा और जीभ के पास भी संवेदी ग्राही पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं।
तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूरॉन। जबकि नेफ्रॉन जो है वह किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पर होगा न्यूरॉन होगा, क्योंकि यहाँ पर तंत्रिका की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जो जानकारी को हासिल करती है उसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट ही बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करती है, ग्रहण करके तंत्रिकाक्ष के पास ले जाती है, और तंत्रिकाक्ष के पास जाने के बाद कोशिका पिंड के द्वारा वह मस्तिष्क के पास पहुंचती है। तो यहाँ पर डेंड्राइट्स हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो यहाँ पर मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होती है वह लगभग 1.4 केजी, यानी कि 1.4 केजी करीब होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसका वजन करीब 1.5 केजी होती है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लीवर, जो पित्त का स्रावित करती है और यह पित्ताशय में जाकर संचित रहती है। इसका वजन जो होती है 1.5 केजी होती है, लगभग 1.5 किलो होती है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है इसमें, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है इंसुलिन, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन हार्मोन्स कहते हैं। यह इंसुलिन हार्मोन जो होती है वह अग्नाशय से स्रावित होती है। अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंसुलिन, इंसुलिन ही ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, रुधिर चाप इसमें से कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर रुधिर चाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो हमारे किडनी के पास होती है, और यही रुधिर चाप को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेगा होता है। तो ग्वाइटर अथवा घेगा, जिसको हम लोग गलगंड कहते हैं, यह गलगंड जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जो कह रहा है इसमें, ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑटो ग्रंथि को हम लोग थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के द्वारा बनाती है। तो यहाँ पर आयोडीन होगा आंसर। तो आयोडीन इसमें कहीं पर नहीं लिखा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑटो ग्रंथि आयोडीन से ही बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो यहाँ पर आयोडीन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, जो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स होती है जो विरसन से स्रावित होती है, और ये हार्मोन्स लड़कों के द्वितीय लक्षण को दर्शाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विरसन। के बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होती है यह लड़कों में एक हार्मोन्स कारण होती है, और लड़कियों में भी एक हार्मोन्स के कारण होती है। लड़कों में जो हार्मोन्स होती है उसे कहते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं,
और जो लड़कियों में हार्मोन्स होती है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन कहते हैं। यानी ये जो हार्मोन्स होता है वह लड़कों में पाए जाते हैं और ये हार्मोन पाए जाते हैं लड़कियों में। तो यहाँ पर किशोरावस्था में जो होने वाले शारीरिक परिवर्तन होती है यह यह टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए हो जाएगा एस्ट्रोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें इसमें। जो कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। तो यहाँ पर अंतःस्रावी का मतलब होता है वैसा ग्रंथि जिसमें से हॉर्मोन्स का स्राव हो, उसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है वैसे ग्रंथि जिसमें से एंजाइम का स्रावित हो, उसे हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं नलीहीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स बनती है वो सीधा ब्लड में चली जाती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं नली युक्त ग्रंथि कहते हैं। इसमें एंजाइम जो बनती है वो नली के द्वारा अपने कार्य स्थान तक पहुंचती है। तो यहाँ पर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा जो ग्रंथि है उसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय एंजाइम भी स्रावित करती है, उसके साथ साथ हार्मोन्स भी स्रावित करती है। हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन और एंजाइम का लाइपेज। एंजाइम का जो नाम है वो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन होती है। तो यहाँ पर अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।